नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके मैं रोज़ाना स्टैटिक जीके का जो पार्ट करा रहा हूं उसी को लेके आज हाजिर हैं। इसमें भी आपको कुछ चुनिंदा प्रश्न मिलेंगे, 6 से 7 मिनट के अंदर सभी निपटा लेंगे विथ ट्रिक। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले अखिल भारतीय युवा कांग्रेस सम्मेलन कहाँ पे हुई थी? देखिए, एक कांग्रेस सम्मेलन हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे कह रहा है अखिल भारतीय, यानी कि अखिल मतलब कि संपूर्ण युवा कांग्रेस, युवा की बात कर रहा है। तो अगर हम बात करें कि ये युवा कांग्रेस का प्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। देखिए, कलकत्ता पहले राजधानी हुआ करते थे, हालांकि 11 के बाद तो चेंज हो गई, लेकिन इस तरह से आप मानिएगा कि कलकत्ता में ही जितने भी चीज़ें होती थी पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में, वो ज़्यादातर कलकत्ता में ही होते थे। तो अब ये युवा भी वहीं से जो युवा आप कह सकते हैं सम्मेलन हुआ कांग्रेस का, वो कलकत्ता में हुआ। और कलकत्ता में बहुत बार सम्मेलन हुआ है आपके ये कांग्रेस का, ठीक है। तो अगर युवा कांग्रेस की बात करें कि सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। अब देखिएगा, मोतीलाल नेहरू उस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। पहले पूछा जाएगा कि जैसे कांग्रेस के पूछे जाते हैं कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के जो सम्मेलन हो रहा था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो ये मोतीलाल नेहरू थे। याद कैसे करेंगे? देखिएगा, मोतीलाल नेहरू किसके पिता थे? जवाहरलाल नेहरू के। तो ये युवा का सम्मेलन था, तो अपने बच्चे को प्रमोट कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। इनको भी पता था कि भविष्य में मेरा ही बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। तो यानी कि उस समय उसके पुत्र, यानी कि मोतीलाल नेहरू के पुत्र क्या थे? युवा थे। तो इस तरह से हम को रिलेट कर सकते हैं कि अपने पुत्र को प्रमोट कर रहे थे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रीति जेकर, यहाँ पे प्रीति जेकर जो अवार्ड होती है साहित्य के क्षेत्र में, वो वाला नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रीति जेकर है, PRITZKER है। प्रीति जेकर जो पुरस्कार है वो नहीं, यहाँ पे प्रीति जेकर प्राइज है, ये अमेरिका देती है, ठीक है। वहाँ की एक संस्था है वो देती है। अब ये किस क्षेत्र में मिलता है? ये आर्किटेक्ट जो है, आर्किटेक्ट जो होता है उस क्षेत्र में मिलता है। अब जो आर्किटेक्चर थे एक प्रीति जेकर, उन्हीं के याद में ये वाला पुरस्कार दिया जाता है। देखिएगा, इसको क्या कहा जाता है? नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। जैसे कि आपके बात करें एशिया के जो नोबेल प्राइज है वो किसे कहा जाता है? मैग्सेसे अवार्ड को कहा जाता है। तो अगर हम बात करें कि नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में एक सबसे बड़ा पुरस्कार है। ये किसी भी लोगों को मिल सकता है, ठीक है। आर्किटेक्चर होना चाहिए, किसी भी लोग, मतलब ये नहीं कि किसी भी को मिल जाएगा जो आर्किटेक्चर है और उनकी कहीं अच्छा उत्कृष्ट एक नमूना उन्होंने बनाया हो, ठीक है। तो समझ में आ गया कि नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर किसे कहा जाता है? ये प्रीति जेकर। अच्छा, तो पूछा क्या गया है कि प्रथम भारतीय जिन्हें ये पुरस्कार मिला था, तो किन्हें मिला था? बाल कृष्ण विट्ठल दास, ये भी एक आर्किटेक्ट थे। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, दास यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और दास ही कोई भी घर बनाता है, दास ही बनाता है, राजा तो बनाता नहीं है, राजा सिर्फ ऑर्डर देता है, दास बनाता है। तो आर्किटेक्ट का कौन काम करता है? दास लोग करते हैं, ठीक है। घर बनाने का जो नक्शा है या घर है उसका आर्किटेक्चर करना है, तो वो कौन करता है? दास करता है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, ठीक है। पर्ल आस के नाम से, पर्ल आस के नाम से किसे जाना जाता है? तो पोटेशियम कार्बोनेट। एस मतलब कि देखिएगा, एस मतलब कि जो राख होता है ना उसी को कहते हैं एस, ठीक है। पर्ल मतलब, पर्ल एक मोती जिससे हम कह सकते हैं। तो मोती क्या होता है? लगभग सफ़ेद ही होता है, ठीक है, सफ़ेद ही होता है। तो देखिए, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जितने भी कार्बोनेट होते हैं वो लगभग सफ़ेद ही होते हैं। तो यानी कि लास्ट में तो कार्बोनेट होगा ही है, ठीक है। पर्ल की बात कर रहा है तो यानी कि कार्बोनेट होगा, क्योंकि कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे संगमरमर आप देखते हैं, चूना देखते हैं, सभी सफ़ेद ही होते हैं। तो पर्ल आस क्या होगा? पोटेशियम कार्बोनेट। अगर इसका हम एक पिक्चर देखने की कोशिश करें कि ये पिक्चर में कैसा दिखता है, देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। पर्ल आस ये है, पोटेशियम कार्बोनेट, देखिएगा कितना सुंदर दिख रहा है, ठीक है। ये आपका, आप कह सकते हैं कि ये एसेज है, ठीक है, यानी कि राख है, लेकिन ये पर्ल है, ठीक है, यानी कि एकदम से सफ़ेद है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगला क्वेश्चन है, बास्ट टिश्यू इन प्लांट आर कॉमनली नोन एज।
जो बास्ट टिश्यू है उसका दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम स्किन फाइबर है, या आप कहें उसी का फिर और अन्य नाम क्या है, फ्लोएम है। तो बास्ट जो टिश्यू है उसी को हम फ्लोएम कहते हैं, ना कि जाइलम, टैचिड, एपिडर्मिस, ये सब नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम को ही बास्ट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम इस तरह से याद रखेंगे कि फल, फ्लोएम फल, फल को बांट के खाते हैं, इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, वास्ट टिश्यू का ही अन्य नाम फ्लोएम है। कौन सा अंग प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होते हैं, यानी कि ऑर्गेनल की बात कर रहा है। जो टिश्यू सेल होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गेनल होते हैं, जैसे वैक्यूल होता है, जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो राइबोसोम होते हैं। तो ये सब जो ऑर्गेनल हैं, तो उसमें पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि कौन सा जो ऑर्गेनल है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। तो सेल वाल सिर्फ आपके प्लांट में होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी आपके प्लांट में होते हैं। वैक्यूल ऐसा है जो कि आपके एनिमल सेल और जो आपके प्लांट सेल है दोनों में होते हैं। ठीक है, ये वाला वैक्यूल। अच्छा, वैक्यूल के फंक्शन के बारे में पूछा जाएगा, आपके 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि वैक्यूल के इनमें से कौन सा फंक्शन है या कौन सा नहीं है। तो देखिए वैक्यूल का क्या फंक्शन है, ये देखिएगा, आइसोलेट मटेरियल हार्मफुल फॉर सेल, जो भी हार्मफुल होता है सेल के लिए उस मटेरियल को ये स्टोर करता है। कंटेन वेस्ट प्रोडक्ट, अभी मैंने बताया कि वेस्ट प्रोडक्ट को ये स्टोर कर लेगा। वाटर बैलेंस करता है, ये जो सेल है उसमें वाटर बैलेंस करता है, अगर कम गया तो रिलीज करता है, अगर ज़्यादा हो गया तो अपने में ले लेता है। ठीक है, तो ये वाटर बैलेंस करता है। मेंटेन पीएच, यानी कि जो सेल का पीएच भी है वो मेंटेन करता है। तो ये सभी इसके काम है, किसके, वैक्यूल्स के। अच्छा, राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं। देखिएगा, राजीव गांधी का अगर बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो हमें राजीव गांधी का इमेज सामने दिखता है। तो एक वो युवा पुरुष थे, तो युवा पुरुष ही वीर होता है, तो उनका जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि है। अगर हम बात करें कोई भी ऐसे प्रधानमंत्री की, जैसे अटल बिहारी जी का नाम ले लें, तो उनका इमेज कैसा आता है, बूढ़ा वाला इमेज आता है, नरम मतलब कि वो चीज़ आता है कि वो नरम दिल के हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इमेज आती है वो वीर किसका इमेज आता है कि एक जो युवा हो वही वीर हो सकता है। तो राजीव गांधी के जो समाधि स्थल है वो वीर भूमि है। ठीक है, क्वेश्चन एक साइंस का है, फिजिक्स का। इन इंस्ट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल होता है। देखिएगा, सेमीकंडक्टर 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक होता है और एक्सट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है कि जो बाहर से कुछ मटेरियल डालते हैं जिससे सेमीकंडक्टर बढ़ जाती है, टेट्रावैलेंट, पेंटावैलेंट, ये सब जो एलिमेंट है उसको डालते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि बाहर से डाला गया। इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें बाहर से कोई मटेरियल नहीं डालते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन फ्री होगा उतना ही होल होगा। ठीक है, होल को P से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को N से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ये होता है, नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फेनोमेना की खोज किसने की थी। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन कहाँ पे होती है, जो मैं समझाता हूँ। एक होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने की थी, तो ये आइंस्टीन ने की थी। लेकिन अगर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फिनोमेना की खोज, जो कि आपके एनसीईआरटी के एग्जैक्ट वर्ड है, उसकी खोज किसने की थी, हर्ट्ज ने की थी। नहीं तो मैं आपको एक गूगल से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ गूगल को भी मैंने सर्च कर रखा था। देखिएगा, यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन डाला था, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज डिस्कवर्ड बाई, देखिएगा, हेनरिच हर्ट्ज। लेकिन अगर हम नीचे जाएं, यहाँ पे तो नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे, अगर गूगल में आप सर्च करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक के इफेक्ट की खोज किसने की थी, और इसी के आधार पे आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था, तो वो आइंस्टीन ने खोज की थी। इफेक्ट और इमिशन दोनों अलग अलग वर्ड होने की वजह से जो आंसर है वो अलग अलग हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, होलोजोइक पोषण के तहत क्या आता है। देखिए, होलोजोइक में क्या होता है कि जितने भी हम लोग खाते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, यानी कि जो दोनों खाते हैं, मांस और साग सब्जी दोनों खाते हैं, उसको ओमनीवोरस कहते हैं। हर्बीवोरस यानी कि जो सिर्फ साग सब्जी खाते हैं, कार्निवोरस यानी कि जो सिर्फ मांस खाते हैं। तो ये तीनों का इकट्ठा हम क्या कहेंगे, होलोजोइक कहेंगे।
होलोजोइक मतलब समझ में आ गया कि जो सॉलिड फूड ग्रहण करता है। लेकिन होलोजोइक के अगर हम बात करें कोई वायरस का, तो क्या वो वायरस होलोजोइक है? नहीं, क्योंकि वो सॉलिड प्रोडक्ट नहीं खाता है। वो किसी का आप कह सकते हैं कि कुछ और चीज़ खाता होगा, या आप कह सकते हैं कोई बैक्टीरिया है वो सॉलिड प्रोडक्ट नहीं खाता है। तो होलोजोइक जो कि सॉलिड प्रोडक्ट खाता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, आदमी जो भी है, वो सभी होलोजोइक में आते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों प्रकार के खाना हो गया, उसको हम क्या कहते हैं? इकट्ठा में हम क्या कहते हैं? होलोजोइक कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होलोजोइक बर्ड क्या होता है। होलोजोइक बर्ड में आता है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ठीक है, तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं थोड़ा सा डिफिकल्ट है, साइंस के क्वेश्चन थे तो इस वजह से डिफिकल्ट हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।